हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम पॉइजन ऑफ लव बेली स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। गु मैंग मोशी की ज़िंदगी पर सबसे बड़ा दाग था। शाम का समय था और चोंगहुआ के फ्रंटियर पर स्नोफॉल हो रही थी, बहुत ज़्यादा। ज़मीन पर स्नो की वजह से एक वाइट लेयर सी बन गई थी। जितने भी व्हीकल्स उधर से गुजर रहे थे या जो भी लोग उधर से चलकर जा रहे थे, उनके पैरों के निशान उस वाइट स्नो पर बन गए थे। वांग अरमाजी अपनी पेस्ट्रीज को सेल कर रहा था। वो तेज़ आवाज़ में बोला, आइए आइए सब लोग यहाँ फ्रेशली बेक्ड पेस्ट्रीज खाइए आकर। आपको यहाँ पर फ्रेश पेस्ट्रीज मिलेंगी। तभी वो बोला, इस दुनिया में मेरी पेस्ट्री से ज़्यादा थिक कुछ भी नहीं है सिवाय गू मैंग के फेस के। उधर से गुजर रहे लोग वांग अरमाजी की बात सुनकर हंस रहे थे। पिछले 10 सालों से वांग अरमाजी पेस्ट्रीज सेल कर रहा था, लेकिन तब वांग अरमाजी कुछ और ही गाना गुनगुनाया करता था। वो कहता था कि जनरल गू मैंग की फेवरेट पेस्ट्रीज हैं ये, और मैं गारंटी लेकर कह सकता हूँ कि इन्हें खाकर आप भी जनरल गू मैंग की तरह विजयी बन जाएंगे। ऐसा वो ना पास्ट में कहा करता था, पर अब चीज़ें बदल चुकी थी। तभी सर्द हवा और स्नोफॉल के बीच से होकर मिलिट्री की एक कैवेलरी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखने लगी, जिसका नेतृत्व एक 17 से 18 साल का लड़का कर रहा था। उस लड़की के सिर पर फर से बनी हुई एक हैट थी जिस पर ब्रोकेड लगा हुआ था। साथ ही उसका हैंडसम लिटिल फेस वूलन कॉलर से रैप्ड था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं थी किसी भी चीज़ में। उस यंग मैन का नाम था यूए चेंशिंग था, गैरिसन का मिलिट्री जनरल। यूए चेंशिंग ने आज तक कभी भी गुस्सा नहीं किया था, और साथ ही वो खुद को हर स्थिति में कंफर्टेबल रखता था। ये उसकी क्वालिटीज़ थी। ये इस तरह था कि अगर उसे बैठने का मौका मिलता तो वो कभी भी खड़ा ना होता, और अगर उसे लेटने का मौका मिलता तो वो कभी भी ना बैठता। यू जेनशिंग हमेशा कहा करता था कि अगर आज वाइन पीने को मिल रही है तो उसे पी लो, और अगर कल ना मिले तो उसे हम अपने ब्रदर्स से बोरो कर सकते हैं। और रही बात पेट्रोलिंग की, तो यू जेनशिंग के लिए काम बाद में था, पहले वो चीज़ें एंजॉय करना चाहता था। बिग वन फ्रंटियर के फोर्ट्रेस पर कई सारे बाजार्स थे, जिनमें ज़्यादातर एनिमल हाइड, हर्बल मेडिसिन्स, स्पिरिचुअल स्टोन्स, स्लेव्स और काफ़ी सारी चीज़ें सेल की जाती थी। वैसे तो ये कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन इतनी सर्द रात में ट्रूप्स के पास ये एक बेहतर तरीका था अपने टाइम को स्पेंड करने का। ये चेंशिंग अपने साथ आए सैनिकों को अपने लिए तरह तरह की चीज़ें लाने के लिए भेज रहा था। वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहा था। हालांकि उसके साथ जो सैनिक थे उनके पास और भी काम थे, लेकिन डेप्यूटी जनरल को मना करने की हिम्मत किसके पास थी, ये उनके लिए आसान नहीं था। इधर उधर टहलते हुए यू चेंशिंग को अचानक से भूख लगने लगी। यही वो वक्त था जब उसे वांग अरमाजी की आवाज़ सुनाई दी, जो यही कह रहा था, यहाँ आपको बेक्ड पेस्ट्रीज मिलेंगी जो कि गू मैंग की स्किन की तरह थिक हैं। जैसे यू चेंशिंग ने वांग अरमाजी की आवाज़ सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो चुके थे। उसे सोचा, ओह डियर, ये पर्सन अनजाने में गू मैंग का नाम अनजाने में मजाक में यूज़ कर रहा है। क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये सच में अपने लिए मुसीबत बुला रहा है। ये सारी बातें सोचते हुए यू चेंशिंग ने अपने हॉर्स को आगे बढ़ा दिया, और जैसे ही वो गू मैंग की गलती सुधारने के लिए उसे बोलने वाला था, तभी उन बेक्ड पेस्ट्रीज से जो स्मेल थी ना, वो उसकी नोज़ को फिल कर देती है। इसी वजह से यू चेंशिंग कुछ भी नहीं कह पाया। वो वांग अरमाजी से बोला, मुझे एक पेस्ट्री दे दो,
ये सुनते ही वांग और माजी ने जल्दी से यू चेंशिंग को एक पेस्ट्री दी और कहा, आराम से खाना, ये गर्म है। यू चेंशिंग ने जल्दी से उस पेस्ट्री को खाना शुरू कर दिया और कहा, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर वांग और माजी ने प्राउडली कहा, हाँ, होगा क्यों नहीं। मेरी बेक की गई पेस्ट्रीज का टेस्ट पूरी अर्थ पर सबसे ज़्यादा फाइन है। हालांकि पूर्व में गू मैंग को काफ़ी इज्जतदार माना जाता था, लेकिन जब भी वो बैटल से वापस आता था तो वो मेरे पास ज़रूर आता था इन पेस्ट्रीज को खाने के लिए। और अपनी बड़ाई करते करते अपनी बात को पूरी ख़त्म करने से पहले वांग अरमाजी एक बात को ऐड करना नहीं भूला और बोला, लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि वो मैन जिसका सर गू था वो एक गद्दार निकलेगा, तो जो पेस्ट्रीज मैंने उसे खाने के लिए दी थी उनमें मैं जहर मिला देता, ताकि मानवता की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द उस गू मैन का सफाया हो जाता। अपनी पेस्ट्री को खाते हुए यू चेंशिंग वहाँ गरमाजी से बोला, फ्यूचर में इस तरह के गैर जिम्मेदार रिमार्क्स देने से खुद को अवॉइड करना। और जिस तरह से तुम अपनी पेस्ट्रीज को सेल कर रहे हो ना, कुमैंग का नाम ले रहे हो और जो भी बकवास की चीज़ें बोल रहे हो, इसे जल्द से जल्द बदल दो। ये सुनते ही वहाँ गरमाजी चौंक गया। वो बोला, सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। यू चेंशिंग वहाँ गरमाजी से बोला, जितना तुम्हारा ये सर कह रहा है ना, चुपचाप उसे सुन लो। हम बहुत जल्द लियाओ कंट्री के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाले हैं, तो उसके लिए हमारी ट्रूप्स को कई सालों तक यहाँ रुकना पड़ सकता है। अगर तुम पूरा दिन यूं ही गुमैंग के बारे में बकवास करते रहे। तभी यू चेंशिंग मुस्कुराया और बोला, तुम्हें हिज एक्सीलेंसी के घाव को कुरेदने से बचना चाहिए। जिस हिज एक्सीलेंसी की बात यू चेंशिंग कर रहा था वो कोई और नहीं, उनका लीडर जनरल मोशी था। मोशी, जिसे पूर्व एम्परर ने शी है जिनका टाइटल दिया था, वो मोकलैन के नोबल फैमिली में जन्मा था। मोकलैन की फैमिली के 4 जनरल्स में से एक था मोशी, जिनमें मोशी के दादा, नाना और उसके फादर भी शामिल थे। मोशी में नेचुरली एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल टैलेंट था। ऊपर से उसने कल्टीवेशन एकेडमी के सबसे रूथलेस एल्डर के अंडर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। प्रेजेंट मोमेंट में मोशी जोंगहुआ का टॉप जनरल था और वो भी सिर्फ 28 साल का था। अपनी फैमिली की तरह ही मोशी की पर्सनालिटी ब्लेड की तरह कोल्ड थी और वो हमेशा ही अपनी बात का मान रखता था। मतलब वो अपने वर्ड्स का पक्का था, जो कहता था वो करता ज़रूर था। मोशी के फादर उसे लगातार वार्न करते रहते थे कि टेंडर वैली तुम्हारे हीरोइज्म को बरी कर देगी, इसीलिए फ्लर्ट कम करो और मेहनत ज़्यादा करो। मोशी का दिल हमेशा से ही प्योर था, जिसमें कोई लस्टफुल डिज़ायर्स नहीं थी और उसका कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट था। यहाँ तक ये भी कहा जाता था कि पिछले 28 सालों में मोशी ने कोई भी बड़ी मिस्टेक नहीं करी थी, सिवाय सिवाय गू मैंग के। मोशी के लिए गू मैंग पेपर पर इंक जैसा, स्नो में मड यानी कीचड़ जैसा, एक जेंटलमैन की पुरानी और ऑर्डरली मैट्रेस पर प्रोवोक यानी भड़काने वाली ब्लड की ड्रॉप के जैसा था। गू मैंग मोशी की लाइफ का सबसे बड़ा स्टेन यानी कि दाग था। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।